नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राजपथ और आपके साथ मैं हूं अमृता गरोगा। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां भगौड़े अमृतपाल का एक नया वीडियो सामने आया है। अमृतपाल का ये तीसरा वीडियो बताया जा रहा है। अमृतपाल ब्रेजा कार से उतरकर कपड़े बदल रहा है और कपड़े बदलकर अमृतपाल बाइक से फरार हुआ है। तो देखिए, यहां पर पुलिस को चकमा देने के लिए, अपनी पहचान छुपाने के लिए कपड़ों को भी बदलता हुआ अमृतपाल कैमरा में कैद हुआ है। भगौड़ा अमृतपाल, जो अमृतपाल से भाई अमृतपाल बना और अब भाई अमृतपाल से भगौड़ा अमृतपाल हो गया है। अमृतपाल का ये नया वीडियो सामने आया, ये तीसरा वीडियो बताया जा रहा है। ब्रेजा कार से उतरकर उसने कपड़े बदले हैं और कपड़े बदलकर फिर बाइक से वो फरार हुआ है। तो बार बार पुलिस को चकमा देने की कोशिश अमृतपाल की तरफ से की जा रही है। हालांकि अमृतपाल के कई साथी पुलिस गिरफ्त में हैं, परिवार के कई लोग हैं जिनके लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं। और तमाम ये तस्वीरें आप देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। इन तस्वीरों में ये जो गोला बनाकर, ये गोलाकार में आप देख रहे हैं, ये बाइक से फरार हुआ अमृतपाल है। और एक तस्वीर आप गाड़ी की देख रहे हैं जहां वो सफेद पोशाक में है, और ये दूसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं जहां दस्तार का रंग भी बदल गया है। तो ये तमाम तस्वीरें बयान करती हैं कि अमृतपाल को किस कदर अब गिरफ्तारी का डर है। वही अमृतपाल जो लगातार ये कहता था कि पुलिस आए, हमसे बातचीत करे, सवाल करे, जवाब देंगे, हम डरते नहीं हैं, मैं भगौड़ा नहीं होऊंगा। ये वही अमृतपाल है जो आज दर दर भटकता फिर रहा है, वो जिसको भागने के लिए जगह नहीं मिल रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ब्रेजा कार से उतरकर उसने कपड़े बदले हैं, फिर वो यहां से बाइक पर सवार फरार हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत 24 आपको दिखा रहा है। भगौड़ा अमृतपाल किस तरह से पुलिस से बचता हुआ, मुंह छुपाता हुआ नजर आ रहा है। ये वही अमृतपाल है जो हजारों की भीड़ जुटाने में कुछ दिन पहले तक इसका सामर्थ्य था, लेकिन अब देखिए किस तरह से मारा मारा फिर रहा है, कभी यहां तो कभी वहां। मकसद एक ही कि पुलिस गिरफ्त से बच जाए। और इससे पहले यह भी बात सामने आई कि पुलिस ने भी रणनीति के तहत ऐसे हालात बना दिए कि अमृतपाल की साख जो उसके समर्थकों में थी, जो उसके फॉलोअर्स में थी, वो गिर जाए। और आज वही तस्वीर हम देख रहे हैं। इस अमृतपाल को दर दर भटकते हुए, गलियों चौराहों पे भागते हुए जब इन तस्वीरों में कैद किया जा रहा है, और ये तस्वीरें जब उसके समर्थक देख रहे हैं, तो वो लोग सोच रहे हैं कि हम किसके पीछे लगे हुए थे। वो लोग सोच रहे हैं कि ये क्रांतिकारी सोच है। ये इंसान था जिसके पीछे हजारों नौजवान आंख मूंद कर चल रहे थे, और आज खुद ये पनाह लेता फिर रहा है। आज खुद ये भगौड़ा अमृतपाल जो हिंदुस्तान में एक अलग मुल्क की मांग कर रहा था, आज उसे इस मुल्क में भागने के लिए मजबूर कर दिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये एंटी नेशनल बातें किया करता था, बड़े बड़े मंच से, बड़े चौड़े में ये बयान दिया करता था कि हमें अलग मुल्क चाहिए, हम अलग कौम हैं। और आज यही वो अमृतपाल है जो भागता फिर रहा है। इसके हौसले नेस्तनाबूद हो चुके हैं। इसके पीछे काम करती तमाम ताकतें फिलहाल धाराशायी नजर आती हैं। वो समर्थकों की भीड़ नहीं है। अभी अमृतपाल अकेला अपने आप को बचाता फिर रहा है। तो ये तस्वीरें हैं जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कभी गाड़ी से तो कभी बाइक से, कभी कपड़े बदलकर, अपनी पहचान बदलकर ये अमृतपाल भागता फिर रहा है। ये अमृतपाल जो 6 महीने तक कुछ नहीं था, ये अमृतपाल जिसे कुछ ताकतों ने बना दिया, ये अमृतपाल जिसके पीछे तमाम देश विरोधी ताकतें थी, विदेशी एजेंडा था, ये अमृतपाल आज एक बार फिर से कुछ नहीं बनकर हमारे सामने है। ये अमृतपाल जो कुछ नहीं से बहुत कुछ हुआ। 6 महीनों का ये सफर जो इसने तय किया, दुबई से आया एक आम नौजवान जो पंजाब में आता है, और यहां हजारों के समर्थकों की भीड़ इसके पीछे लग जाती है। ये यूं ही नहीं था, इसके पीछे यकीनन ताकतें काम कर रही हैं। और अब सामने आ रही तमाम जो चीजें हैं, जो इसके गुर्गे पकड़े गए हैं, वो तमाम जो जानकारियां पुलिस को दे रहे हैं, जिस तरह की बरामदगियां हुई हैं, फिर चाहे वो हथियारों की हो, चाहे वो तमाम ऐसे अवैध चीजों की हो जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इस्तेमाल की जानी थी, किस तरह से AKF का निर्माण हो रहा था, किस तरह से यहां पर एक फौज बनाई जा रही थी इसके द्वारा, इस सबका क्या मंतव्य था, इस सबका क्या कारण था,
क्या किया जाना था पंजाब में, किस चीज की प्लानिंग थी, ये तमाम चीजें फिलहाल एक बड़े सवाल के रूप में हमारे सामने है। तो पुलिस ने जारी की है अमृतपाल की तस्वीर। गुलाबी पगड़ी पहने हुए अमृतपाल नजर आ रहा है, चेहरा ढका हुआ नजर आ रहा है अमृतपाल का। तो देखिए, जिस तरह से बार बार जिक्र कर रहे हैं कि अमृतपाल अपनी पहचान छुपाता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। उसको ये लग रहा है कपड़े बदलकर, मुंह ढककर, दस्तार का रंग बदलकर वो अपनी पहचान छुपा लेगा, लेकिन जगह जगह लगे ये सीसीटीवी जो कैमरे हैं वो उसकी तस्वीरें जब सामने रख रहे हैं तो उसकी साख उन तमाम लोगों की नजरों में और गिरती जा रही है जो ब्लाइंडली, जो अंधविश्वास के चलते लगातार उसे फॉलो करते जा रहे थे। वो लोग जो बिना सोचे समझे इसके पैरोकार बने हुए थे, वो लोग जो इसके एक बुलावे पर अजनाला में बड़ी भीड़ के रूप में जुट जाते हैं, वो लोग जो पुलिस को चुनौती देते हैं, वो लोग जो पुलिस स्टेशन पर कब्जा करते हैं, वो लोग आज देख रहे हैं उसी अमृतपाल को जो भगौड़ा करार कर दिया गया है। वो अमृतपाल जो अब सामने नहीं आ रहा, वो अमृतपाल जो लगातार ये कह रहा था कि अलग मुल्क चाहिए, वो आज इस मुल्क में छुपता भागता फिर रहा है। और चलिए, अब राजपथ में वक्त है उस खुलासे का। ये खुलासा करेंगे उनका जो अपने कर्तव्य पथ से भटक गए हैं, जिनकी वजह से सैकड़ों बच्चों के सपने टूट गए हैं, जिनके ख्वाब टूट गए हैं, जिनके करप्शन ने व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया है। भारत 24 आज छत्तीसगढ़ से जुड़ी एक ऐसी खबर के बारे में आपको बताएगा जिसके बारे में आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में 28 करोड़ से ज्यादा का खेला हो गया है। बच्चों के लिए आए क्रिकेट और फुटबॉल में, यहां पर बैट्स आए, फुटबॉल्स आई, इन तमाम चीजों को अधिकारियों ने तगड़ा कांड किया है लेकर। पूरा मामला क्या है उसका खुलासा एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। करोड़ों का खेला बड़ा झमेला, बचपन पर भारी पड़ा भ्रष्टाचार, तस्वीरें बोलेंगी भ्रष्टाचार को खोलेंगी, करप्शन पर कैसे कसेंगे नकेल, अब सीएम बघेल से उम्मीद। और उधर राजस्थान के अलवर में 6 साल पहले ताइक्वांडो कोच ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति और बेटों और एक भतीजे की हत्या कर दी, उन्हें मौत के घाट उतार दिया। हैवानियत से भरे इस खूनी खेल के 6 साल बाद आज प्रेमिका संतोष और प्रेमी हनुमान को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। उस काली रात की पूरी खौफनाक कहानी आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। 6 साल पहले की वो खौफनाक रात, एक खिलाड़ी कैसे बन गई खूंखार। शादी के 15 साल बाद दूसरे शख्स से प्यार, आशिक की मोहब्बत में खून हुआ सवार। 3 बच्चों की मां ने कर दिया अपने ही रिश्तों का खून। उसके सिर पर था लग्जरी लाइफ का जुनून। अलवर के शिवाजी पार्क इलाके में 6 साल पहले खौफनाक हत्याकांड में फैसला आ गया है। आरोपी संतोष और उसके प्रेमी हनुमान को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। अक्टूबर 2017 में अलवर के रहने वाले बनवारी लाल शर्मा, उनके बेटे मोहित, हैप्पी, अज्जू और भतीजे निक्की की हत्या कर दी गई। हम आपको सिलसिलेवार ढंग से पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल कठुमर के गारू गांव की रहने वाली ताइक्वांडो कोच संतोष शर्मा उर्फ संध्या की शादी 1999 में अलवर के शिवाजी पार्क में रहने वाले बनवारी लाल शर्मा से हुई थी। शादी के करीब 15 साल तक सब कुछ सही चल रहा था। दोनों के 3 बच्चे थे। बनवारी लाल अलवर के MIA स्थित एक फैक्ट्री में ऑपरेटर के तौर पर काम करता था। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी और संतोष लग्जरी लाइफ जीना चाहती थी। वो थोड़ा बहुत ताइक्वांडो भी जानती थी, तो उसने अलवर में ही इसकी कोचिंग ली और इसके बाद वो ट्रेनर बन गई। एक टूर्नामेंट के दौरान उदयपुर में उसकी दोस्ती हनुमान से हुई। हनुमान अविवाहित था और संतोष से 10 साल छोटा भी। दोनों के बीच मुलाकातें बढ़ी और रिश्तों में नजदीकी आने लगी। इसके बाद अफेयर के बारे में पति बनवारी और बेटे मोहित को पता चल गया। संतोष को दोनों का टूटना बुरा लगने लगा। 2016 में मर्डर की प्लानिंग की गई और इसके ठीक 2 महीने पहले नया सिम भी खरीदा। मर्डर की प्लानिंग में 2 और लोगों को शामिल किया गया।
30 सितंबर 2017 को ऑनलाइन शॉपिंग से 1260 रुपए में जानवरों को काटने वाला छुरा मंगवाया। अलवर के केडलगंज से चाकू खरीदा और ग्लव्स भी खरीदे। नींद की गोलियां सिलबट्टे पर पीसकर रायते में मिलाई गई। रात 9:44 पर हनुमान और संतोष की बात हुई। रात 1 बजे हनुमान, दीपक और कपिल संतोष के घर पहुंचे। हनुमान ने बनवारी का गला काटा और बाकी साथियों ने शरीर पर चाकू मारे। बेटे मोहित की आंख खुली, जागते ही उसका गला काट दिया। पति और बेटों की हत्या संतोष वहीं खड़ी देखती रही। बरामदे में सो रहे 2 बेटों और भतीजों पर हनुमान का पैर पड़ा। तीनों जागने वाले थे कि हनुमान ने उन्हें भी मार दिया। मर्डर के बाद तीनों आरोपी संतोष की स्कूटी से निकले। मर्डर के 6 घंटे बाद तक संतोष 5 शवों के पास बैठी रही। सुबह होते ही उसने शोर मचाना शुरू किया। पुलिस ने संतोष की कॉल डिटेल खंगाली। कड़ी जोड़ते हुए पुलिस हनुमान तक पहुंची और 3 अक्टूबर 2017 को हनुमान को गिरफ्तार किया गया। हनुमान की गिरफ्तारी के बाद संतोष ने खुद को बेकसूर बताया। इस मामले में सुनवाई होती रही। 77 लोगों की गवाही हुई। कुल 211 तारीखें लगी और 20 मार्च 2023 को आरोप साबित हुए। कोर्ट ने संतोष और उसके प्रेमी हनुमान को उम्र कैद की सजा सुनाई। ये धारा 302 व 120B में उम्र कैद दी गई है। 460 में 10 साल की सजा दी गई है और 201 में 4 साल की सजा दी गई है। उक्त सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। मेरी ये डिमांड थी कि ये प्रकरण रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस की श्रेणी में आता है और ऐसी सूरत में इस प्रकरण में कैपिटल पनिशमेंट दिया जाना चाहिए दोनों एक्यूज पर्सन्स को। जिन परिस्थितियों में इन्होंने ये जो हत्याएं की हैं वो समाज में उनका कोई उत्तरदायित्व तो रहा नहीं, इसलिए ये जिंदा रहना चाहिए। हमारे हिसाब से अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाकर के बरी किया जाना चाहिए था, क्योंकि ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का केस है। कोई सीधी साक्ष्य नहीं है जो ये साबित करती हो कि हनुमान ने कोई कत्ल किया हो या हनुमान ने किसी को मारा हो। कोई सीधी साक्ष्य नहीं है, सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का केस है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के केस में बहुत सारी चीजें अपने आशिक की मोहब्बत में संतोष और संध्या ने अपने ही पति और बेटे की साजिश रची। मर्डर के दौरान 3 मासूमों की और हत्या हुई। अदालत ने इसे जघन्य अपराध माना। सरकारी वकील ने इस मामले में दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की, लेकिन कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। वहीं बाकी 2 दोषियों का मामला अभी भी कोर्ट में है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। उधर डॉक्टर्स के विरोध प्रदर्शन के बीच राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल पास हो गया है। अब स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा है कि हमने सभी के हितों का ध्यान रखा है। साथ ही उन्होंने कहा कि गरीबों के इलाज में किसी भी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और क्या कुछ हुआ, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। राजस्थान में राइट टू हेल्थ के विरोध में डॉक्टर्स एक बार फिर से सड़क पर उतरे हैं। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स और पुलिस के बीच झड़प तक हो गई। डॉक्टर विधानसभा की ओर जा रहे थे और इसी बीच पुलिस ने वाटर कैनन चलाकर प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने की कोशिश की। सोमवार को भी डॉक्टर्स पर लाठीचार्ज हुआ था, जिसके बाद 5 डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा से मुलाकात करके बिल वापस लेने की मांग की थी। सरकार के इस तानाशाही रवैये से मैंने विधानसभा में जब बिल का सेशन चल रहा था तो लाइव सुना है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने बहुत गलत बातें कही हैं और जिस प्रकार से ये थोपा गया, उन्होंने सरासर झूठ बोला है कि डॉक्टर से बात करके हुआ है। बिल्कुल निराधार बोले हैं वो और बिल्कुल गलत बोले हैं। इस एजिटेशन को कंटिन्यू किया जाएगा तब तक जब तक कि ये बिल नहीं रुक जाता। वही विरोध प्रदर्शन के बीच राजस्थान विधानसभा में राइट टू हेल्थ बिल पास हो गया। स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि हमने सभी के हितों का ध्यान रखा है। ये बजट स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐतिहासिक होगा। अब आपको बताते हैं कि जो बिल विधानसभा से पास हुआ है उसका विरोध आखिरकार ये डॉक्टर्स कर क्यों रहे हैं। इसमें इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल बाध्य होंगे। इमरजेंसी के दौरान निजी अस्पतालों को निःशुल्क इलाज करना होगा।
मरीज के पास पैसे नहीं हैं तो भी इलाज के लिए मना नहीं कर सकते। इलाज और मरीजों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्राधिकरण का गठन प्रस्तावित है। गंभीर रूप से बीमार मरीज के लिए एम्बुलेंस का इंतजाम करना होगा। सरकारी योजना के अनुसार निजी अस्पतालों को भी इलाज करना होगा। घायल मरीज को अस्पताल पहुंचाने वाले को 5,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान, इलाज भी फ्री। आखिरकार ये सब कैसे संभव होगा? निजी अस्पताल अपना खर्च कैसे चलाएंगे? सेलेक्ट कमेटी में फैसला हो गया और इसको जल्दी पास कर देंगे। देश प्रदेश की जनता के हित में सबसे बड़ा कानून जो बनने जा रहा है वही सबसे बड़ा कानून है, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। और जो हॉस्पिटल ऐतराज कर रहे थे उनको भी हमने उनकी सब बातों को माना है, उनकी सब चीज़ों को समावेश किया है। ना किसी हॉस्पिटल वाले को परेशानी होगी, ना डॉक्टर को होगी, सबकी सुरक्षा का इंतजाम किया। राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बना जहां राइट टू हेल्थ बिल पारित हुआ है। इससे पहले सदन में इस बिल पर बहस को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर नोकझोंक हुई। स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान किसी की मौत हो जाती है तो बिल लेने के बाद ही डेड बॉडी दी जाती है। कई बार लाखों का बिल होता है। स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने बिल के बहस के जवाब के दौरान प्राइवेट अस्पतालों को निशाने पर लिया। मीणा ने कहा कि गरीब का इलाज नहीं करने पर कोई कितना भी बड़ा हो, हम कार्रवाई करेंगे। डॉक्टर सरकार को डराने की कतई कोशिश न करें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। उधर यूपी में बुलडोजर और एनकाउंटर का डर ऐसा है कि अपराधी अब कांप रहे हैं। वो खुद ही पुलिस के सामने आके सरेंडर कर दे रहे हैं। अतीक अहमद के भाई अशरफ के खास शागिर्द लल्ला गद्दी ने बरेली के बीच चौराहे में एसओजी के सामने सरेंडर कर दिया है। क्या वो तस्वीर थी, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। सुनकर बुलडोजर का हल्ला, खौफ में आया लल्ला। एनकाउंटर का डर भयंकर, अशरफ के गुर्गे का सरेंडर। चलना जाए बाबा का डंडा, बरेली में कांप उठा गुंडा। बुलाकर सारे तामझाम, अपराधी कर रहे त्राहिमाम। गोली पड़ न जाए राहों में, सरेंडर हो रहा चौराहों पे। बुलडोजर और एनकाउंटर का डर ऐसा है कि अतीक अहमद के पाले हुए गुंडे खौफ में हैं। रातों की नींद उड़ चुकी है, करवटें बदलने में भी कांप रहे हैं। गुलाम का मकान धड़ाम हुआ तो ये डर आसमान पर पहुंच गया। इसलिए आधी रात को बरेली में आश्रम के खासम खास लल्ला गद्दी ने बीच चौराहे पर एसओजी के सामने सरेंडर कर दिया। आपको सरेंडर करने वाले लल्ला गद्दी के बारे में बताते हैं। कौन है लल्ला? अतीक अहमद के भाई अशरफ का खास आदमी, अशरफ का शूटर, सपा का नेता। अशरफ के साले सद्दाम के साथ रहता था लल्ला। पुलिस से बचने के लिए लगाई थी सरेंडर की अर्जी। प्रयागराज में लगातार बुलडोजर चल रहा है। गुलाम, अरमान, जफर के आशियाने ध्वस्त हो चुके हैं। अब नंबर गुड्डू बम्बाज के आशियाने का है और इसी खौफ में अशरफ के खास लल्ला ने सरेंडर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए अब बात विपक्ष की कर लेते हैं। एक तरफ तो विपक्षी एकजुटता के चर्चे हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सियासत आए दिन और दिलचस्प होती जा रही है। 2017 में कांग्रेस, 2019 में बसपा से गठबंधन करने वाले अखिलेश यादव 2024 में दोनों दलों से दूरी रखेंगे। कार्यकारिणी की बैठक में तय हुआ है कि वो छोटे दलों को साथ लेकर पर कांग्रेस से दूरी बनाकर बीजेपी से लड़ाई लड़ेंगे। और इसके साथ ही यूपी में 50 सीटें जीतने का लक्ष्य भी रखा गया है। ये रिपोर्ट देखिए। अखिलेश यादव ने अपने मिशन 2024 पर काम करना शुरू कर दिया है। कोलकाता में हुई कार्यकारिणी बैठक के बाद सपा ने यूपी में 50 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। अखिलेश ने तय किया है कि अब वो कांग्रेस से दूर रहेंगे और खुद को राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित करेंगे। इसके लिए प्लान तैयार किया गया है। हम आपको एक एक करके अखिलेश के मिशन के बारे में बताएंगे। 20 साल में जीती हुई सीटों पर फोकस। सपा उन सीटों पर फोकस करेगी जहां बीते 20 साल में उससे कभी ना कभी जीत हासिल की है। उन
सीटों को फिर से जीतने की रणनीति पर काम होगा। सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर सपा। अखिलेश यादव कोलकाता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद कालीबाड़ी मंदिर गए। इस्कॉन मंदिर में कृष्ण भगवान की पूजा की। इसकी तस्वीरें सपा मीडिया सेल से जारी हुई। ये संकेत था सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ते अखिलेश के कदमों का। ओबीसी आरक्षण जाति जनगणना का मुद्दा। अखिलेश लगातार जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग कर रहे हैं। हाल ही में विधानसभा में उन्होंने सरकार के सामने ये मांग रखी थी। यूपी में 52% ओबीसी वोट बैंक है। 2017 के चुनाव से पहले कई ओबीसी के बड़े नेता सपा से टूटकर बीजेपी में शामिल हुए। लोकसभा में ओबीसी फैक्टर का प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश में सबसे पहले बीजेपी ने दिखाया। बीते 2 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनाव के परिणाम में ओबीसी वोट बैंक की भूमिका के साथ अखिलेश यादव ये समझ चुके हैं कि नॉन यादव ओबीसी वोट बैंक को साथ लेकर चलने से ही बीजेपी को टक्कर दी जा सकती है। मैनपुरी फॉर्मूले जैसी रणनीति। मैनपुरी लोकसभा सीट में जिस चुनाव प्रबंधन के साथ सपा ने उपचुनाव लड़ा था, उसी तरीके से सभी जिलों में और लोकसभा में टीम गठन किए जाने का लक्ष्य अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक तय किया गया है। जिले की सभी कार्यकारिणियों समाजवादी पार्टी के सभी विंग अप्रैल के आखिरी तक गठन किए जाने का फैसला हो चुका है। पार्टी मैनपुरी फॉर्मूले की तर्ज पर लोकसभा की 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। कांग्रेस से दूरी, छोटे दल मजबूरी। अखिलेश लगातार कांग्रेस और बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। अखिलेश ने बीजेपी को मजबूत होने की वजह कांग्रेस को बताया। फिलहाल अखिलेश को लगता है कि कांग्रेस से दूरी ही सपा के लिए फायदेमंद है। वहीं छोटे दलों को साथ लेकर चलना अखिलेश की मजबूरी है। आरएलडी के साथ पश्चिमी मोर्चे को संभालने की भी तैयारी है। 2024 का चुनाव अखिलेश यादव के लिए अग्नि परीक्षा है। चाचा शिवपाल जरूर साथ हैं, लेकिन पिता मुलायम सिंह का हाथ अब अखिलेश के सिर पर नहीं है। ऐसे में 2024 का चुनाव अखिलेश के लिए चुनौती है। देखना होगा कि अखिलेश की रणनीति उन्हें कितना कामयाब बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और रुक करेंगे इसी बिचारी बड़ी खबर का। बीआरएस नेता के कविता से पूछताछ खत्म हुई है। ईडी ने आज करीब 7 घंटे ये पूछताछ की है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने ये पूछताछ की। सोमवार को भी करीब 10 घंटे ये पूछताछ की गई थी। तो लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं और अब एक बार फिर से आज का ये जो सिलसिला है वो खत्म हुआ। सोमवार को करीब 10 घंटे पूछताछ हुई। आज 7 घंटे तक एक कविता से सवाल जवाब पूछे गए।